नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी आप पीछे लगे थंबनेल के अंदर देख रहे हो कि हम आज पढ़ रहे हैं भारत और विश्व के भूगोल के बारे में। ठीक है, भारत और विश्व के भूगोल के बारे में आपको आज से नया सब्जेक्ट करवाने जा रहा हूँ। पहले जो आपकी भारत की राज्य व्यवस्था चल रही थी उसकी सीरीज उसी प्रकार से कंटिन्यू चलती रहेगी, जिसके अंदर हमने 50% लगभग, मैंने आपको कल भी बताया था कल की क्लास के अंदर, 50% तक हमारी राज्य व्यवस्था खत्म हो चुकी है। आज देख लेना, नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं भारत और विश्व के भूगोल के बारे में, जिसके अंदर हम टॉपिक को पढ़ेंगे अंतरिक्ष के अध्ययन के बारे में। बिल्कुल बेसिक से भूगोल का अध्ययन करेंगे। एक एक चीज, जितने भी टॉपिक आएंगे इसके अंदर एक एक चीज का अध्ययन बिल्कुल बेसिक तरीके से करवाया जाएगा, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, पहाड़ हो, महासागर हो, मरुस्थलीय क्षेत्र हो, कुछ भी हो, एक एक चीज को अच्छे से दर्शाया जाएगा। तो आज अंतरिक्ष का अध्ययन है, उसका टॉपिक को आज हम देखते हैं। तो अंतरिक्ष के अध्ययन के बारे में सबसे पहले परिभाषा आती है भूगोल। भूगोल पढ़ रहे हैं तो पता तो होना चाहिए ना, भूगोल कहते किसे हैं। तो भूगोल का क्या मतलब होता है? पृथ्वी उबड़ खाबड़ है। ठीक है, जिस प्रकार मनुष्य का चेहरा है उसी प्रकार पृथ्वी पर कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। इसलिए इसे जियोड कहते हैं, जिसका मतलब होता है भूगोल। ठीक है, आपको पता होगी आपके चेहरे की बनावट किस प्रकार है। चेहरे की बनावट है वो कहीं ना कहीं, हमारा नाक बाहर निकला हुआ है, कान बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ से अंदर गया हुआ है। तो इसीलिए क्या होता है, सेम टू सेम पृथ्वी है, कहीं ना कहीं मरुस्थलीय क्षेत्र है, कहीं ना कहीं पहाड़ हैं, कहीं ना कहीं नदियां हैं। सेम टू सेम पृथ्वी की बनावट मनुष्य के चेहरे की तरह होती है। जिसको इंग्लिश के अंदर क्या बोला जाता है, जिसको पृथ्वी उबड़ खाबड़ है इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको जियोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जियोड बोला जाता है। जियोड को क्या बोलते हैं? जियोड को ही भूगोल की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है? भूगोल की संज्ञा दी गई है। और दूसरी परिभाषा जो आम तौर पे चलती है, आमतौर पे के अंदर क्या चलती है? भूगोल शब्द है, इसका वर्णन करना होता है तो भूगोल, सामान्य परिभाषा इसकी ये है कि भू का मतलब क्या होता है? भू का मतलब होता है पृथ्वी। क्या मतलब होता है भू का? भू का मतलब होता है पृथ्वी। और गोल का क्या मतलब हो जाएगा? गोल का मतलब हो जाएगा अध्ययन, यानी पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। ठीक है, एक नंबर मैंने आपको बताई, पृथ्वी उबड़ खाबड़ होती है, प्रत्येक जगह से समतल नहीं है, और न ही पृथ्वी पूरी गोलाकार है। कहीं ना कहीं से टेढ़ी है, कहीं ना कहीं से कैसे है, कहीं ना कहीं से कैसे है। एक प्रकार की इसकी बनावट नहीं है, सेम इसी प्रकार से। तो इसके बाद में बात करते हैं ग्लोब। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, कार्यालय के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपने ग्लोब के बारे में तो जरूर सुना होगा। तो क्या होता है, पृथ्वी का एक जो लघु रूप होता है ना, मतलब कि पूरी पृथ्वी को एक चित्र के रूप में देखा जाता है। पूरी पृथ्वी है उसको एक चित्र के रूप में देखा जाता है, जिसको किसकी संज्ञा दी गई है? जिसको ग्लोब की संज्ञा दी गई है। पृथ्वी का लघु रूप एक वास्तविक प्रतिरूप है, यानी पृथ्वी का लघु रूप एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं, यानी एक प्रकार का नहीं होता, कोई जरूरी नहीं है गोलाकार ही हो, विभिन्न प्रकार के भी हो सकते हैं। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, मैंने आपको अभी बताया था कि हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो गोलाकार नहीं है। वो कहीं ना कहीं से चपटी हुई, कहीं ना कहीं से टेढ़ी है, कहीं ना कहीं से उबड़ खाबड़ है। हमारी पृथ्वी का आकार ऐसे है, न कि हमारी पृथ्वी का आकार ऐसे है। इस चीज को याद रख लेना। ठीक है, यह है उत्तर। उत्तर, आपको चार सीमाओं के, चार दिशाओं के बारे में पता होगा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और ये जो उत्तर और दक्षिण की दिशाएं हैं ना, यानी वो आमने सामने की, यहाँ से क्या है, यहाँ से ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य से थोड़ी उभरी हुई है। यानी जो पृथ्वी का मध्य वाला भाग है, पृथ्वी के अंदर ये जो मध्य वाला भाग है ये थोड़ा बाहर निकला हुआ है, लेकिन ये जो उत्तरी ध्रुव है और ये जो दक्षिणी ध्रुव है ना, ये थोड़े अंदर की ओर धसे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो पृथ्वी का पूरा मध्य भाग है वो कैसे है? वो बाहर की ओर निकला हुआ है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अंतरिक्ष के बारे में, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा मेन। अंतरिक्ष किसको बोलते हैं? अंतरिक्ष के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। वनडे एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। अगर आपने जियोग्राफी के अंदर 10 एग्जाम, जियोग्राफी के सिलेबस के 10 एग्जाम देखे होंगे, तो 10 में से 7 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है भी, अंतरिक्ष के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या बोला जाता है? एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है, जिसे रशियन भाषा के अंदर कॉस्मोलॉजी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, जिसे रशियन भाषा के अंदर इसे कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, अंतरिक्ष के अध्ययन को। और आगे हम जो चर्चा करेंगे अंतरिक्ष के बारे में, तो मैं एस्ट्रोनॉमी का नाम नहीं लूंगा, कॉस्मोलॉजी का नाम लूंगा, इस बात का याद रख लेना। अभी देख लेना, ब्रह्मांड में दिखने वाले सब आकाशीय पिंड अंतरिक्ष कहलाते हैं। ब्रह्मांड का क्या मतलब होता है, यानी पाताल। आकाश के अंदर कहीं पे भी आप देखोगे, जो कुछ भी नजर आएगा आपको, चाहे तारे नजर आए, चाहे सूर्य नजर आए, चाहे चंद्रमा नजर आए, चाहे आपको गैलेक्सीज यानी आकाश गंगा नजर आए, या कुछ भी नजर आए, वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, सारे के सारे अंतरिक्ष के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। और अंतरिक्ष के अंदर सबसे ज्यादा क्या दिखाई देते हैं, आप देख लेना, जब भी आप रात के समय के अंदर आसमान की तरफ देखोगे तो सबसे ज्यादा आपको क्या दिखाई देंगे, सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी अंतरिक्ष के अंदर, तारों की संख्या होगी। किसकी संख्या होगी, सबसे ज्यादा तारों की संख्या होगी। अभी तारों की संख्या ज्यादा है तो सूर्य तो एक ही है, सूर्य का अध्ययन भी करेंगे, चंद्रमा का भी अलग से क्लास लगाएंगे, चंद्रमा की भी। ठीक है, आज तारों की संख्या ज्यादा है तो तारों के बारे में पढ़ते हैं। अभी तारे क्या होते हैं, किसको बोलते हैं, कैसे तारे बनते हैं, कैसे खत्म होते हैं। ठीक है, अभी देख लेना, सामान्य सा क्वेश्चन है, तारे क्या है, यानी जिसके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होगा वह तारा कहलाएगा। इस चीज का क्या मतलब निकलता है, जैसे आप सामान्यतः घरों के अंदर देखते होगे लकड़ी के अंगारे, अंगारे देखते हो ना, अंगारे के अंदर क्या होता है, अंगारे के अंदर यानी ऊष्मा होती है, अंगारे का खुद का तापमान होता है, खुद का तापमान होता है क्योंकि वो गर्म होता है। अंगारे के अंदर खुद का तापमान होगा, तापमान होने के साथ साथ में वो चमकता भी है। ठीक है, यानी खुद का उसका क्या होती है, खुद की अपनी ऊष्मा भी है और खुद का अपना प्रकाश भी है, दोनों के दोनों चीज अंगारे के पास होती है। सेम कंडीशन तारे के पास होती है, यानी अंगारा तारे का बिल्कुल छोटा सा रूप होता है जो मिनट में ही खत्म हो जाता है। ठीक है, जिसके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश हो वह तारा कहलाएगा। इस चीज का ध्यान रख लेना। ठीक है, पृथ्वी के पास अभी देख लेना, तारा कहलाएगा, पृथ्वी के पास न अपनी ऊष्मा है और न ही अपना प्रकाश है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के पास न तो अपनी ऊष्मा है, पृथ्वी ने कभी पृथ्वी को जगती हुई देखा है क्या आपने, नहीं है ना। तारे तो टिमटिमाते हैं, सूर्य भी चमकता है, चंद्रमा भी चमकता है, सब कुछ होता है, लेकिन पृथ्वी कभी चमकती हुई देखी है, नहीं चमकती ना। इसीलिए पृथ्वी के पास न अपना अपनी ऊष्मा और न ही अपना प्रकाश है। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है लेकिन अपनी ऊष्मा नहीं है। चंद्रमा के पास भी अपना प्रकाश होगा लेकिन चंद्रमा की क्या होगी, चंद्रमा की ऊष्मा नहीं होगी। इसके बाद में इसने क्या दे रखा है, लेकिन सूर्य के पास क्या है, सूर्य के पास अपनी ऊष्मा भी है और अपना प्रकाश भी है, इसलिए सूर्य को एक तारा बोला जाता है। इस चीज का क्या मतलब निकलता है कि सूर्य को आप सामान्यतः किताबों के अंदर आपने पढ़ा होगा, सूर्य को क्या बोला जाता है, सूर्य को एक तारा बोला जाता है। यही बोला जाता है ना, सूर्य एक तारा है। तो तारा किस प्रकार से है, मैंने आपको तारे की अभी डेफिनेशन बताई थी भी, जिसके पास अपनी ऊष्मा होगी और जिसके पास अपना प्रकाश होगा। सेम कंडीशन आप सोच के देखो, सूर्य के पास है ना, सूर्य के पास में अपनी ऊष्मा भी है, सूर्य के पास तो ऊष्मा बहुत है, और सूर्य का खुद का प्रकाश भी है। दोनों चीज अगर सूर्य के पास में है तो सूर्य अपने आप के अंदर क्या है, सूर्य अपने आप के अंदर क्या होगा, सूर्य अपने आप के अंदर एक तारा माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सूर्य अपने आप के अंदर एक तारा माना जाएगा। सबसे नजदीक का तारा सूर्य ही है, यानी हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाता है अभी पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, तो सबसे नजदीकी तारा क्या बोला जाएगा, जिसको सूर्य बोला जाएगा। पृथ्वी के सबसे पास में तारा कौन सा है, जिसको क्या बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं। पृथ्वी के सबसे पास में तारा सूर्य ही होता है, और ये बात याद रख लेना, सूर्य के पास में अपना प्रकाश भी है, सूर्य के पास अपनी ऊष्मा भी है, इसीलिए इसको तारा बोला जाता है। ठीक है, अभी समझ में आ गया ना, सूर्य को तारा क्यों बोलते हैं, जिसके पास खुद का प्रकाश हो, खुद की ऊष्मा हो। चंद्रमा के पास खुद की ऊष्मा नहीं है लेकिन प्रकाश है चंद्रमा के पास, इसलिए चंद्रमा को कभी भी तारा नहीं बोलेंगे। पृथ्वी के पास न तो ऊष्मा है और न ही अपना प्रकाश है। तारे के पास अपनी ऊष्मा होती है, ये चीज मैंने आपको बता दी। अभी तारे का निर्माण कैसे होगा वो आगे पढ़ेंगे। अपना प्रकाश भी होता है तारे के पास, और तारा बनने से पहले एक गैसों का बहुत बड़ा बादल होता है। तारा होता है ना, तारे का निर्माण होने से पहले तारे के अंदर क्या होती है, तारे के अंदर बहुत सारी गैसें होती हैं। तारे के अंदर क्या हो जाएंगी, तारे के अंदर, ये जैसे तारा है तो तारे के अंदर क्या होंगी, तारे के अंदर गैसें होंगी सबसे पहले। ठीक है, जिसे निहारिका बोला जाता है। इस गैसों के बादल को क्या बोला जाएगा, इसको निहारिका बोला जाएगा। आपने निहारिका का नाम सुना होगा सामान्यतः भूगोल के अंदर। ठीक है, तो निहारिका किसको बोला जाता है, यानी तारे का जब कच्चा रूप होता है ना उसको क्या बोला जाता है, उसको निहारिका बोला जाता है।
गैसों का बादल होता है जिसे निहारिका बोला जाता है। निहारिका के अंदर गैसों का संलयन होता है। ये जो गैसें हैं, इन इन गैसों के गोलों को क्या बोला जाता है? इन गैसों के गोलों को निहारिका बोला जाता है। निहारिका के अंदर जो गैसें हैं उनका संलयन होता है, यानी आपस के अंदर गैसें एक दूसरे के साथ में मिलती है, ठीक है, और वो जलने लगती हैं आपस के अंदर। जब एक दूसरे के अंदर संलयन करेंगी तो आपस के अंदर मिलती हैं, मिलेगी तो वो जलेंगी, और जलने के बाद में देख लेना अपनी उष्मा आएगी। जलने के बाद में क्या आएगी? जलने के बाद में उष्मा आएगी, जिसको क्या बोलते हैं? जिसे तारा बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? जिसे तारा बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं तारा समझ में आ गया होगा। अभी देख लेना, तारे के अंदर क्या होता है? तारे के अंदर संलयन होता है। संलयन का क्या मतलब होता है? आपस के अंदर जो इनके अंदर गैसें होती है ना, गैसें, तारा बनने से पहले गैसों का बहुत बड़ा बादल था जिसको क्या बोलते थे? निहारिका बोलते थे। अभी निहारिका के अंदर क्या होता है? निहारिका के अंदर गैसों का संलयन होता है एक दूसरे के अंदर, और जब गैसें बदलती हैं, गैसें बदलती हैं तो उष्मा उत्पन्न होगी, और तारे के पास में उष्मा भी आ जाएगी, और उष्मा आएगी तो फिर प्रकाश आएगा, फिर वो तारे का रूप ले लेगा। ठीक है, तारे के अंदर क्या होता है? गैसों का संलयन होता है। संलयन और विखंडन, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तारों के अंदर गैसों का संलयन होता है या विखंडन होता है? तो तारों के अंदर हमेशा ही गैसों का क्या होता है? संलयन होता है। इस चीज का आप याद रख लेना। इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, यानी जो हाइड्रोजन की गैस होती है, हाइड्रोजन का नाम सुना होगा आपने, H2O। हाइड्रोजन की गैस का हीलियम में संलयन होता है इसके अंदर। हाइड्रोजन की जो गैस होती है ना, उसका हीलियम में संलयन होता है। इसके बाद निहारिका में ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी हाइड्रोजन की गैस का हीलियम में बदल जाना ही ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, मेन कारण ऊष्मा बनने का यही होता है, जो आगे जाकर तारे का रूप ले लेती है। आगे जाकर किसका रूप ले लेती है? आगे जाकर तारे का रूप ले लेती है। इसमें बहुत ही ज्यादा ऊष्मा निकलती है। भी देखो, गैसों का बहुत बड़ा बादल होगा तो ऊष्मा तो निकलेगी निकलेगी। ठीक है, इसमें आगे जाकर बहुत बड़ी और बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा के साथ इसमें प्रकाश भी निकलता है। ठीक है, भी पहले निहारिका थी, निहारिका के अंदर प्रकाश, निहारिका के अंदर प्रकाश नहीं था, लेकिन हीलियम, हाइड्रोजन की जो गैस है, उसने हीलियम के अंदर अपने आप को परिवर्तन किया, और परिवर्तन होने के बाद में क्या होगी? परिवर्तन होने के बाद में ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, और उष्मा उत्पन्न होने के बाद में क्या होती है? उष्मा उत्पन्न होने लगी। उष्मा उत्पन्न होने के बाद में तारे ने अपना रूप ले लिया, और उष्मा उत्पन्न होने के बाद में उसके अंदर तापमान भी होगा, और तापमान के साथ साथ में क्या होगा? उसका प्रकाश भी होगा। इसका तापमान बहुत ही ज्यादा होता है। क्या होता है? इसका तापमान बहुत ही ज्यादा होता है। तारे का जो तापमान होता है ना, दूर से ही टिमटिमाते हुए तारे नजर आते हैं, लेकिन पास में जाओगे ना तो इनका तापमान बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, अभी देख लेना तापमान कितना होता है? 6500 डिग्री तक इनका तापमान होता है। सामान्यतः बात हो रही है ये, सामान्यतः कितना तापमान होता है? सामान्यतः 6500 डिग्री तक इनका तापमान होता है, और यह प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है। प्लाज्मा अवस्था सामान्यतः 6500 डिग्री, 6500 डिग्री बहुत होती है। 6500 डिग्री सामान्यतः आप तौर पर राजस्थान के अंदर देखते हो अधिकतम तापमान कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए ना गर्मियों के अंदर, तो सरकार स्कूलों के अंदर छुट्टियां करवा देती है। ठीक है, लोगों को घर घर पे रहने के लिए बोलती है, इतनी गर्मी हो जाती है 50 डिग्री सेल्सियस पे। और इनका तापमान कितना है? 6500 डिग्री सेल्सियस। अभी आप देख लो तारे के अंदर ऊष्मा कितनी होगी, और तारे के अंदर तारे का प्रकाश कितना होगा। ठीक है, इतना तापमान होगा तो वो किस अवस्था के अंदर चला जाएगा? प्लाज्मा अवस्था के अंदर चला जाएगा, और प्लाज्मा अवस्था पृथ्वी की सबसे गर्म अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था है वो पृथ्वी की सबसे गर्म अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था के अंदर लोहे को गलाकर जब पानी बना दिया जाता है तो उसे प्लाज्मा अवस्था ही कहा जाता है। अभी लोहा होगा ना, जो लोहा, तो लोहे की बहुत बड़ी चद्दर को पिघलाकर जब पानी बना दिया जाता है तो वो प्लाज्मा अवस्था के अंतर्गत ही आ जाता है। अभी आप हिसाब लगा लो भी इसके अंदर क्या कुछ होगा। भी जो लोहे का पानी बना सकता है, ठीक है, वो सेम कंडीशन किसकी होती है? वो सेम कंडीशन तारे की होती है। तारा भी प्लाज्मा अवस्था में होता है, और प्लाज्मा अवस्था किसको बोलते हैं? जो लोहे को पिघलाकर पानी बना दे उसको तो प्लाज्मा अवस्था बोला जाता है। इतनी हीट होती है इसकी। ठीक है, आमतौर पर तारे के तीन रंग देखने को मिलते हैं, लाल, सफेद और नीला। कितने रंग देखने को मिलते हैं? तीन रंग देखने को मिलते हैं, लाल, सफेद और नीला। इसके अंदर तीनों के रंग के बारे में चर्चा करेंगे। सफेद रंग सबसे सफेद कम तापमान वाला तारा होता है, यानी सफेद कम तापमान वाला तारा होता है, यानी सफेद तारा होगा वो कम तापमान वाला तारा होगा। ठीक है, उससे ज्यादा तापमान वाला तारा सफेद होगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा तापमान वाला तारा नीले रंग का दिखाई देगा। तीन प्रकार होते हैं, सबसे कम,
लाल, उससे ज्यादा सफेद और सबसे ज्यादा नीला। ठीक है, यानी जिसका तापमान कितना होगा, 6500 डिग्री होगा, वो तो लाल दिखाई देगा। और जिसका तापमान 1000 के अंदर चला जाएगा, जैसे 50,000 डिग्री होगा, तो वो लाल सफेद दिखाई देगा। और जिसका लाख के अंदर चला जाएगा ना, वो कैसा दिखाई देगा, वो फिर नीले रंग का तारा दिखाई देगा। 3 रंग होते हैं और ये इनका तापमान होता है। अभी आप देख लो, 6500 को ही प्लाज्मा अवस्था बोला जाता है, जो पृथ्वी की सबसे गर्म अवस्था होती है पृथ्वी की। ठीक है, इसके बाद में देख लेना, तारे का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। यानी तारे का रंग है, इसके अगर आपके तारे का 6500 डिग्री है, इसके बाद में 50,000 है, इसके बाद में 1,00,000 है, तो तारे का रंग है वो तारे के तापमान पर ही निर्भर करता है। यानी जितना तारे का तापमान होगा, उसी प्रकार से तारे का रंग उत्पन्न होगा। इसके बाद में इसने क्या दे रखा है, तारे का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। अगर तारे का तापमान ज्यादा है, तो तारा हमेशा नीले रंग का दिखाई देगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, अगर तापमान आपका लाख के अंदर होगा, तो तारा नीले रंग का ही दिखाई देता है। अगर तारा चमकना कम कर दे, तो उसे श्वेत वामन बोलते हैं। आपने आकाश के अंदर देखा होगा भी, कुछ तारे बहुत चमकीले होते हैं और कुछ तारों की रोशनी है वो बिल्कुल ही मध्यम होती है। ठीक है, मध्यम तारों को क्या बोला जाता है, मध्यम तारों को श्वेत वामन बोला जाता है। जो बहुत ही कम चमकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उनको सफेद वामन बोला जाता है। ठीक है, और इस अवस्था में तारा अपना ईंधन खत्म कर चुका होता है, जिसे जीवाश्म तारा के नाम से भी जाना जाता है। यानी श्वेत वामन उसे बोला जाता है, तारे की अंतिम अवस्था को। किसको बोला जाता है, अंतिम अवस्था को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, अंतिम अवस्था को। तारे की अंतिम अवस्था को क्या बोला जाता है, श्वेत वामन बोला जाता है। और जब तारा बिल्कुल ही चमकना बंद कर दे तो उसे काला वामन बोला जाता है। यानी जब थोड़ा थोड़ा चमके तो श्वेत वामन, और जहां पे कम चमके तो क्या बोला जाता है, उसे काला वामन बोला जाता है। और यहाँ पे तारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, श्वेत वामन पे तारा थोड़ी थोड़ी रोशनी देगा, लेकिन काला वामन जब हो जाएगा, जब तारा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसने क्या दे रखा है, इसके बाद में इसने दे रखा है, सामान्यतः जो तारे छोटे होते हैं वह आगे जाकर काला वामन और श्वेत वामन का रूप ले लेते हैं। जो सामान्यतः के अंदर, आकार के अंदर आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े तारे होते हैं और बहुत छोटे छोटे तारे होते हैं। जो छोटे तारे होते हैं ना, वो ही आगे जाके श्वेत वामन और वो ही आगे जाके काला वामन बनते हैं। ठीक है, जो बड़े तारे होंगे उनका न तो देख लेना आपका क्या होगा, न तो उनका चमकना कम होगा और न ही उनका तापमान कम होगा। जो छोटे तारे होते हैं उनका तापमान भी कम होता है और उनकी ऊष्मा भी कम होती है, तो वो आगे चलकर किसका रूप ले लेते हैं, वो काला वामन और श्वेत वामन का रूप ले लेते हैं। इसके बाद में जो तारे बड़े होते हैं वो अभिनव तारा बोला जाता है। अभी पृथ्वी के अंदर कोई जरूरी तो नहीं है ना, बहुत बड़ा बड़े स्टार्स होते हैं, ये एक मान लो स्टार है। ठीक है, ठीक है, जो तारे बड़े होते हैं उनको क्या बोला जाता है, अभिनव तारा। 3 प्रकार के, श्वेत वामन, काला वामन और अभिनव तारा बोला जाता है। सामान्यतः ब्रह्मांड के अंदर जिन तारों का विस्फोट होता है वह अभिनव तारे होते हैं। यानी जो श्वेत वामन होगा, श्वेत वामन तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चमकेगा, काला वामन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन जो अभिनव तारा है ये क्या करेगा, ये विस्फोट करेगा। क्या करेगा, ये विस्फोट करेगा। क्या करेगा, ये अभिनव तारा हमेशा विस्फोट होता है, अभिनव तारे का विस्फोट करेगा। जब अभिनव तारे का विस्फोट होता है तो इसे कई टुकड़े बन जाते हैं और कई टुकड़ों के छोटे छोटे तारे फिर से बन जाते हैं। अभी ये बड़ी सारी एक क्या है, बड़ा सारा ये तारा है। अभी ये तारा जब फटेगा तो इसके दूर दूर तक टुकड़े गिरेंगे, क्योंकि ये बड़ा तारा था, इसके अंदर ऊष्मा भी है, सब कुछ ही है इसके अंदर। अभी ये फटेगा तो छोटे छोटे तारे गिरेंगे ना, तो सबसे पहले जो तारा गिरेगा उसको क्या बोलते हैं, उसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। क्या बोला जाता है, सबसे पहले जो तारा पड़ता है उसको न्यूट्रॉन बोला जाता है। ठीक है, ये देख लेना, छोटे छोटे टुकड़ों में एक न्यूट्रॉन तारा बनता है और जो टुकड़ों में सबसे बड़ा होगा उसे न्यूट्रॉन तारा बोलते हैं। यानी इसका जो सबसे बड़ा भाग टूटकर गिरने के बाद में जो सबसे बड़ा भाग होगा उसको क्या बोलते हैं, उसको न्यूट्रॉन तारा बोला जाता है। इसके बाद में एक पल्सर तारा बनता है, इसी के भाग का एक क्या बनता है, एक पल्सर तारा बनता है। इसी के भाग का एक तारा होता है जो पल्सर तारा होता है। पल्सर तारे के अंदर क्या सिस्टम होता है, पल्सर तारे के अंदर, पल्सर तारा थोड़ा बहुत चमकीला होता है। यानी पृथ्वी के अंदर, इस तारे के अंदर थोड़ी बहुत चमक तो होगी ना, उष्मा होगी, तभी तो ये फटा है। चमकने के बाद में पल्सर तारा होगा, ये थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, ये चमकीला होगा। पल्सर तारा क्या होगा, थोड़ा बहुत चमकता रहता है पल्सर तारा। थोड़ी बहुत ऊष्मा इसके अंदर बची रहती है पल्सर तारे के अंदर।
ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत ईंधन बच चुका होता है इसीलिए ये चमकता है। और एक क्वेसर तारा बनता है, जो क्वेसर तारा होता है वो चुंबकीय क्षमता होती है। क्वेसर तारा होगा उसके अंदर क्या होगी, चुंबकीय क्षमता ज्यादा होगी, चुंबकीय क्षमता। अभी देख लेना, जो अभिनव तारा होगा उसके तीन टुकड़े बनेंगे। जो सबसे बड़ा टुकड़ा होगा उसे न्यूट्रॉन तारा बोला जाएगा। इसके बाद में जो थोड़ा बहुत चमकेगा उसे पल्सर तारा बोला जाएगा। और जिसके अंदर चुंबकीय क्षमता ज्यादा होगी, इसी का ही भाग होगा ये भी, उसको क्या बोला जाएगा, जिसके अंदर चुंबकीय क्षमता ज्यादा होगी उसको क्या बोला जाएगा, उसको क्वेसर तारा बोला जाएगा। यहाँ पे लिख लेना, चुंबकीय क्षमता किसके अंदर ज्यादा होगी, क्वेसर तारे के अंदर। तीन प्रकार होते हैं ना, किसके अंदर ज्यादा होगी, क्वेसर तारे के अंदर इसकी क्षमता है, जो चुंबकीय क्षमता है वो ज्यादा होगी। अभी न्यूट्रॉन तारे के बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रॉन तारा आगे जाकर सिकुड़ने लगता है। न्यूट्रॉन तारा है ना ये जो, ये आगे जाके क्या करने लगता है, ये आगे जाके सिकुड़ने लगता है। जो सिकुड़ेगा ना, तो अभी देख लेना, सिकुड़ने के बाद में, सिकुड़ने के कारण इसका ईंधन घनत्व बढ़ने लगता है। इसका घनत्व है, जब देख लेना कोई भी बड़ी वस्तु छोटी होने लगती है ना, तो जैसे आप मान लो ये लोहे की चादर है, ठीक है, इसका भार कितना है, 50 किलो है। इसका भार कितना है, 50 किलो है। आपने इसे कूट पीट के छोटा सी गोलाकार आकृति में इसको बदल दिया, ठीक है, इसको कूट के कैसे भी आपने मान लो इसको कूट के कुटवा के किसी से इसको छोटी गोलाकार आकृति में कन्वर्ट कर दिया। अभी ये 50 किलो की तो थी, इसका भार भी कितना हो जाएगा, इसका भार भी 50 किलो रहेगा। है तो ये चद्दर ही है, इसने आकृति आपने इसको गोलाकार दे दी। सेम कंडीशन न्यूट्रॉन तारे के अंदर होती है। जब ये सिकुड़ने लगता है ना, तो इसका घनत्व बढ़ने लगता है। यहाँ पे ये बड़ी चीज जब सिकुड़ने लगेगी तो इसका घनत्व है वो बढ़ने लगेगा तारे के अंदर। सिकुड़ने के बाद में यह अपना इतना घनत्व बढ़ा लेता है कि प्रकाश को भी रोकने लगता है। यानी अभी जो सबसे बड़ा तारा होगा वो टूटेगा तो न्यूट्रॉन तारा होगा। न्यूट्रॉन तारा कुछ देर के बाद में सिकुड़ने लगता है, और सिकुड़ने लगता है तो उसका क्या होगा, घनत्व बढ़ने लगेगा। और घनत्व बढ़ेगा तो वो इतना बड़ा हो जाता है भी वो सूर्य के प्रकाश को धरती पर आने से भी रोकने लगता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम ब्लैक होल के नाम से बोलते हैं या जानते हैं। ब्लैक होल का नाम सुना होगा ना आपने, ब्लैक होल अंतरिक्ष ब्रह्मांड के लिए खतरे की चीज होती है ये ब्लैक होल। ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे खतरा होता है ब्रह्मांड के लिए। ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है। ब्लैक होल, अभी आप देख लेना आपके घर के अंदर सामान्य चुंबक होती है, तो चुंबक का भार देख लेना आप कितना होगा। तो जो ब्लैक होल होगा ना, उसकी जो चुंबकीय क्षमता होगी वो सामान्यतः ज्यादा होगी। और इसमें घनत्व भी बहुत ही ज्यादा होगा। इसका घनत्व भी क्या होगा, इसका घनत्व भी बहुत ही ज्यादा होगा। घनत्व का मतलब होता है भार। ठीक है, चुंबक के अंदर भी बाहर होगा, इसीलिए तो ब्लैक होल के अंदर बाहर है। और ब्लैक होल किससे बना, न्यूट्रॉन तारे से बना। न्यूट्रॉन तारा किसके टूटने से बना, अभिनव तारे के टूटने से बना था। अभिनव तारा क्या होता है, अंतरिक्ष के अंदर सबसे बड़ा जो तारा पाया जाता है उसे अभिनव तारा बोला जाता है। ब्लैक होल का घनत्व इतना बड़ा होता है भी, इसे इसके आधे चम्मच का भार 5 हाथियों के समान होता है। क्या होता है, इसके जो आधे चम्मच मिट्टी का भार होता है ना, वो किसके समान होता है, 5 हाथियों के भार के समान होता है। आधे चम्मच, आधा चम्मच आप देख लेना, आधा चम्मच रेत उठाओगे ना तो शायद एक दिन का बच्चा भी उसको ऐसे करके हाथ में ग्राइंड कर लेगा। लेकिन आधे चम्मच जो इसका ब्लैक होल की आधे चम्मच मिट्टी लोगे तो उसका भार कितना होगा, उसका भार होगा 5 हाथियों के भार के बराबर उसका भार। अभी देख लेना, ब्लैक होल का घनत्व इतना ज्यादा होता है कि इसके आधे चम्मच मिट्टी का भार 5 हाथियों के समान होता है। कितना भार, 5 हाथियों के समान होता है इसकी आधे चम्मच मिट्टी का। ठीक है, ब्लैक होल ब्रह्मांड के लिए खतरा होता है। क्यों होता है खतरा ब्रह्मांड के लिए, क्योंकि जब ब्लैक होल बनेगा तो एक गोलाकार आकृति का रूप लेगा, और जब वो पृथ्वी के साथ टकराता है ना, तो पृथ्वी के अंदर एक साइड से टकरा के दूसरी साइड से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ब्लैक होल का क्योंकि बाहर ज्यादा होगा तो बाहर ज्यादा होगा भी, इसके आधे चम्मच मिट्टी का भार आप हिसाब लगा लो भी 5 हाथियों के बराबर होता है। तो अभी यहाँ कौन ही आप पृथ्वी के ऊपर आधो चम्मच मिट्टी टेकांगा भी, वो पूरा का पूरा गोलाकार आकृति के अंदर आएगा और पृथ्वी के साथ में टकराएगा। और पृथ्वी से एक साइड की ओर टकराएगा, जैसे उत्तर से पृथ्वी के अंदर टकराया और दक्षिण से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, दक्षिण से बाहर निकल जाएगा तो जो पृथ्वी के अंदर लावा होगा, ज्वालामुखी होगा, फिर वो बाहर आएगा। और आसमान से क्या निकलने लगेंगी, आसमान से भी उष्मा गिरने लगेगी, यानी अंगारे बरसने लगेंगे आसमान से भी। इतना ज्यादा खतरनाक होता है ब्लैक होल पृथ्वी के लिए। ठीक है, और आप गए प्राकृतिक आपदा आ गई, पृथ्वी पर कलयुग बढ़ गया था इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ये प्रतिक्रिया होती है पृथ्वी के अंदर। ठीक है,
अगर ब्लैक होल प्राकृतिक आपदाओं के कारण पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के अंदर धंस जाती है और लावा बाहर क्या होता है, लावा या ज्वालामुखी बाहर आ जाता है। और जब लावा या ज्वालामुखी बाहर आता है तो वो जब ठंडा होता है तो वो पहाड़ बन जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, लेकिन जब वो आता है ना लावा ज्वालामुखी, तो वो बहुत ही खतरनाक होता है मनुष्य के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेना हमने क्या पढ़ा था, तारों के प्रकार पढ़े थे। एक पढ़ा था श्वेत वामन, यानी ये तारा होता है जो थोड़ा बहुत चमकता है। और एक पढ़ा था काला वामन। क्या पढ़ा था? काला वामन। ये भी थोड़ा, ये बिल्कुल ही खत्म हो जाता है यहाँ पे तो तारा जिंदा रहता है और ये बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और सामान्यतः जिनका तापमान कम होता है वो तारे इस दो अवस्था के अंदर जाते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था अभिनव तारा। क्या पढ़ा था? अभिनव तारा पढ़ा था। अभिनव तारा क्या करता है? अभिनव तारा आकाश के अंदर सबसे बड़ा तारा होता है। ये आगे चल के विस्फोट करता है, विस्फोट करने के बाद में इसके अंदर क्या निकलता है? न्यूट्रॉन निकलता है, पल्सर तारा निकलता है। दो तीन प्रकार के तारे निकलते हैं। और चुंबकीय क्षमता जिसकी ज्यादा होती है, क्वेसर तारा भी निकलता है। न्यूट्रॉन तारा, यानी इस जो अभिनव तारा जो जब फटेगा तो इसका सबसे बड़ा भाग न्यूट्रॉन तारा होगा। और जो इसके अंदर चमकने वाली वस्तु होगी उसको क्या बोला जाएगा? उसको पल्सर बोला जाएगा। और जिसकी चुंबकीय क्षमता ज्यादा होगी उसको क्वेसर तारा बोला जाएगा। और जो न्यूट्रॉन तारा होगा वो आगे चलकर क्या करेगा? न्यूट्रॉन तारा आगे चलकर क्या कर देगा? Anyway,